अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम मूवमेंट का लास्ट फेज हम देख रहे थे 1940 से 47 तक, और इसमें हम फिर कैबिनेट मिशन और उस कैबिनेट मिशन के बाद होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने हाईलाइट किया था। उन डेवलपमेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना था, जिसके 358 मेंबर्स थे, जिनमें 78 जो हैं वो मुस्लिम्स थे। और एंड में हमने ये देखा था कि फिर मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन कर लिया। 5 मिनिस्टर्स मुस्लिम लीग की तरफ से वो भी आ गई, मुस्लिम्स। ये किसका फोन आ गया इस टाइम? चलो बाद में देखेंगे आप। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो लियाकत अली खान को मिल गई। अभी तक तो यही हमने डेवलपमेंट्स देखी थी ना जी, क्यों जी? अब जो अगली नाइनटीन 47, ये बेसिकली पार्टीशन प्लान है। सवाल ये पैदा होता है कि अक्टूबर 1946 से जून 1947 में ब्रिटिश कैसे मान गए पार्टीशन ऑफ इंडिया पे? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे ना जी, क्योंकि उनका वर्कलोड ही बड़ा बढ़ जाना था। वो तो हैप्पी थे इस चीज में कि एक ही पार्टी के साथ निगोशिएट करें। कांग्रेस कैसे मान गई पार्टीशन पे? तो पहले जरा इन डेवलपमेंट्स को देख लें और उसके बाद 3 जून प्लान। अगर हमसे कभी जिंदगी में कोई पूछ ले कि इमीडिएट फैक्टर्स बिहाइंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इमीडिएट फैक्टर्स बताएं बस। क्या फैक्टर्स थे इमीडिएट फैक्टर्स? तो इमीडिएट फैक्टर्स इनिशिएट ही होते हैं फरवरी 1947 में। टिल फरवरी 1947 नॉट ओनली ब्रिटिश बट एज वेल एज कांग्रेस ये राजी ही नहीं थे। ये तो कहते थे ये तो चीज, ये तो सफाई फाड़ दो ना जी कि पार्टीशन होगी इंडिया की, इंडिया डिवाइड होगा। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। सो इमीडिएट फैक्टर डेवलप ही फरवरी 1947 से ऑनवर्ड्स होना शुरू हुए। और इन फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर
जिसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुअर्स मैन बजट। 28 फरवरी 1947। यार कौन है इस टाइम? हेलो। वालेकुम सलाम। जी ठीक हूँ। जी जी फरमाएं। हाँ तो वो कोऑर्डिनेटर से आप रब्ता कर लेना बेटा। वो तो टीचर पे है ना, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी फीस है। मैं टीचर्स से जो है ना वो फीस के मामलात ही मुकम्मल टीचर्स के होते हैं, मेरे नहीं होते। अकाउंट मेरा होता है क्योंकि मेरे नाम पे जो है वो स्टूडेंट फीस दे रहा होता है। और वो एक मुझे उसका ये फायदा है बस कि मेरा एक जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट बनती रहती है कि मैंने अगर कहीं फैमिली मूव करनी है। लेकिन वो सब टीचर्स के हैं। मैं टीचर से कोई कमीशन या इस तरह की चीजें नहीं लेता, कोऑर्डिनेटर लेता। तो वो कोऑर्डिनेटर की कोई सैलरी नहीं मैं देता, वो टीचर से की कमीशन लेता। तो वो फिर मैं नहीं मुदाखलत करता दूसरे टीचर्स के मामलात में। ठीक है। थैंक यू। लो जी, ये जो बजट था 28 फरवरी का, पुअर मैन्स बजट जिसको कहते हैं, ये असल पहली इमीडिएट फैक्टर बना जी। पहला कि भाई हाँ भाई कर दो भी कुछ ना कुछ। इस बजट में ऐसा था क्या? जाहिर है आपको याद होगा कि ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंटरम गवर्नमेंट बनी थी ना। एक अबूरी हुकूमत बनेगी जो 10 साल इंडिया चलाएगी कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक। सही है। तो उसी इंटरम गवर्नमेंट में ही लियाकत अली खान के पास फाइनेंस की मिनिस्ट्री थी। सही है। जब ये मिनिस्ट्री मिल रही थी तो उस वक्त जिना जो है, जिना साहब इंसिस्ट करते थे कि हमें डिफेंस की मिनिस्ट्री दो, प्लस हमें फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री दो। ये जिना साहब की ठीक है असिस्टेंस की हमें ये मिलनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स थे, दो बड़े नाम, गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद, ये आगे चल के आपके गवर्नर जनरल बने। और चौधरी मोहम्मद अली आगे चल के आपके प्राइम मिनिस्टर बने। ये दोनों PAAS, पाकिस्तान, जिसको आज आप कहते हैं ना ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, जिसको आज आप कहते हैं, ये इस वक्त उस वक्त ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे। सही है जी। जिसको आज आप PAAS कहते हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग की लीडरशिप को कन्विंस किया, और मुस्लिम लीग की, कि ले लो फाइनेंस। आपको नहीं पता ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इस फाइनेंस की मिनिस्ट्री की वजह से आप ऑल डिपार्टमेंट्स में इंटरवीन कर लेंगे, सब डिपार्टमेंट्स आपके नीचे आ जाएंगे। सही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, वो ये समझती थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस का जो व्यू था वो ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये रिजेक्ट कर देगी, ये कभी भी फाइनेंस की मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। क्योंकि कांग्रेस का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं या मुस्लिम लीग एज अ पार्टी है, ये तो पावर चाहती है, रिकग्निशन चाहती है। और पावर एंड रिकग्निशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो नहीं मिलनी, वो तो डिफेंस में मिलनी है, फॉरेन अफेयर्स में मिलनी है, हैं, लॉ में मिलनी है। क्यों जी? लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स का इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा था। उन्होंने कहा जी नहीं, लो जनाब, ये फाइनेंस की मिनिस्ट्री इतनी तगड़ी मिनिस्ट्री, इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री है ना जनाब, कि आप इमेजिन करें कि आप किसी स्कूल के
किसी कॉलेज के, यानी कि किसी भी एजुकेशन के सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, सरकारी, ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस नहीं, सरकारी, प्रॉपर सरकारी कॉलेज स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, सपोज आप हो गए जी, आप प्रिंसिपल। आपको अपने कॉलेज में एक चौकीदार, इसकी पोस्ट रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक चौकीदार है, इसकी पोस्ट आपको रिक्वायर्ड है। चौकीदार आपके पास कम है ना, तो आप अपनी खुद मर्जी से, अगर रखना भी है मर्जी से तो कॉलेज के फंड से रख लेंगे, लेकिन परमानेंट सीट, जिसकी सैलरी होगी, जिसकी रिटायरमेंट पे उसको पेंशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है, जिसका पूरा एक लीव अकाउंट बनेगा आपके अकाउंट ऑफिस में, जिसका आपको पूरा जीपी फंड कटौती होगी, ये पूरा सारा काम एक प्रॉपर सीट है। ये आप खुद नहीं कर सकते। ये इवन आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कहे जी ठीक है मैं अलाउ करता हूं चौकीदार, ये नहीं कर सकता। ये करेगा कौन? एफडी करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक चौकीदार की पोस्ट है, इसके अप्रूवल के बगैर नहीं आप लगा सकते। समझ आ रही? ये एक छोटी सी झलक बताई मैंने आपको कि एफडी कितना पावरफुल डिपार्टमेंट है। फाइनेंस एक पत्ता, 1 रुपया नहीं हिल सकता। तो जहां भी उन्होंने कहा ले लें आप डिपार्टमेंट, मसला ही कोई नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरवीन कर जाएंगे। साल बाद जो बजट एलोकेशन होती है, हर डिपार्टमेंट अपना टेंटेटिव बजट भेजता है। हर डिपार्टमेंट किसको भेजता है? एफडी को। एफडी चाहे तो वो उसको उसका बनाया हुआ बजट अप्रूव कर दे, या चाहे तो उसको लेस करके अप्रूव कर दे। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है ये। इसहाक डार 90% केसेस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो डिफरेंस है विद एस्टैब्लिशमेंट, उसके पीछे इसहाक डार होता है हर दौर में। क्योंकि एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जब उसके पास मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के बिल जाते हैं, या जाता है जनाब कि हमें वो पैसे और दो, वो रोक ही रखता है, कहना नहीं अभी पिछले पिछले का रिजल्ट दो ना जी मुझे जरा, पीछे क्या किया आपने, पीछे क्या किया। 2014 से 18 तक, 13 से 18 तक, जिसमें ये फिर में यही तो काम होता रहा। आग 17 तक बहुत तंग रहती फिर एस्टेब्लिशमेंट हिसाबदार से, क्योंकि वो हिसाब मांगता पूरा कि बताओ ना जरा पैसे पिछले जो दिए थे उनका हिसाब दो। खैर ये तो पासिंग रेफरेंस में। तो एफडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो रंगा जी ले लो आप, मसला ही को नहीं। सही है जी। सो जनाब ये बड़ा मजेदार काम है, लियाकत अली खान को दे दिया गया। लियाकत अली खान ने जिंदगी में कभी घर का बजट नहीं बनाया था, उन्हें पूरे इंडिया का क्या बजट बनाना है जी। तो ये बजट जो कि 28 फरवरी को 1947 को पेश हुआ, इंडिया की इंटरम गवर्नमेंट ने किया, ये बनाया ही चौधरी मोहम्मद अली प्लस मलिक गुलाम मोहम्मद ने। इन दोनों ने ही बजट बनाया। सही है जी। सो बजट बन गया। सही है जी। तो इन्होंने जो बजट बनाया उसको फिर इंडिया की तारीख में कहते हैं पुअर मैन्स बजट। ये ऐसा बजट बनाया कि इसमें ब्रिटिश भी हक्का बक्का रह गए और कांग्रेस भी। बहुत सारे टैक्स में इन्होंने रिलीफ दे दी आम आदमी को, बहुत सारे टैक्स।
बहुत बड़ा जो टैक्स था वो सॉल्ट पे, जो टैक्स पूरे सॉल्ट ड्यूटी, सॉल्ट टैक्स खत्म कर दी। ठीक है जी। नेशनलाइजेशन की बातें कर दी बजट में। सो काफी इशू बने, और खास तौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ दे दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो बड़े बड़े ओनर्स थे, दे यूज टू सपोर्ट कांग्रेस। और एग्रीकल्चर सेक्टर में कांग्रेस कहती थी हमारी जब हुकूमत बनी हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, तो बड़ा बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसको बड़े तहफुजात थे कांग्रेस से, इन्होंने रिलीफ दे दिया। इंडस्ट्री को टैक्स लगा दिए टका के। कांग्रेस कहती थी हम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। सही है जी। सो टोटली कांग्रेस के, आप क्या लें, उसके एजेंडा, उसके मैनिफेस्टो के टोटली कंट्राडिक्टरी बजट दे दिया। सही है जी। अब बात यह है कि जो हेड ऑफ द कैबिनेट था इस इंटरम गवर्नमेंट का, वो तो नेहरू साहब थे। सीनियर मिनिस्टर वो तो नेहरू साहब थे भाई। तो रिफ्लेक्ट तो यही होना है कि ये बजट जनाब कांग्रेस की तरफ से आ रहा है जी। सही है जी। इस बजट में जो इंग्लिश यानी या ब्रिटिश कह लें आप इन्वेस्टर थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में थी, उनको भी बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा हिट हुए। तो ये प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का, नेशनलाइजेशन का कांग्रेस पे आना शुरू हुआ। ठीक है जी। सो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में फाइनेंस की जो मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से लगने वाले ऑब्जेक्शंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर, उससे तो वादा हो गया कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो गई। ये क्या हो गया? बात समझ आ रही है जी। इसको मजहबी रंग भी दिया गया कि जनाब ये हिंदू मईशत को, हिंदू आम आदमी की मईशत को जनाब डिस्टर्ब करने की कोशिश है, इसमें मुसलमानों की मईशत को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश है। इस बजट का इम्पैक्ट, 28 फरवरी को यह बजट आया और इसके इमीडिएट दो इम्पैक्ट हुए। पहला इम्पैक्ट पहला इम्पैक्ट यह है कि भाई जी 4 मार्च को 4 मार्च को विला भाई पटेल, नाम सुना होगा आपने। 4 मार्च को विला भाई पटेल, 8 मार्च को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, ये 4 मार्च को विला भाई पटेल ने स्टेटमेंट दी। 8 मार्च को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया। और स्टेटमेंट क्या थी? इफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वांट्स पाकिस्तान, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती है, द ओनली ऑल्टरनेटिव इज पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो फिर इसी सूरत में पाकिस्तान मिलेगा कि पंजाब और बंगाल की पार्टीशन होगी। कांग्रेस मान गई ज़हनी तौर पे कि जान छुड़ाओ यार इनसे, लेकिन पूरा पंजाब और पूरा बंगाल नहीं देंगे हम, वही इलाके देंगे जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी। 8 मार्च को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मान गई। दूसरा इंपैक्ट, अच्छा इस पे जिना का मुस्लिम लीग का रिस्पॉन्स नहीं, हमें पूरा चाहिए।
हमें बंगाल पंजाब पूरा चाहिए। दूसरा इंपैक्ट, 22 मार्च 1947, न्यू वाइसराय इन इंडिया with the mandate to partition India। इंडिया की पार्टीशन के मैंडेट के साथ नए गवर्नर जनरल को, लॉर्ड माउंटबेटन, उसको इंडिया भेज दिया गया कि इंडिया की पार्टीशन। अब इंडिया की पार्टीशन एक इशू है। पार्टीशन ऑफ इंडिया पर as of March 1947 all players agreed। सही है जी, तमाम प्लेयर्स जो है वो एग्री हो गए, ऑल प्लेयर्स एग्रीड इंडिया की पार्टीशन पे। सही है जी, इसमें तो कोई दो अरफी बात ही कोई नहीं, सब मान के। पर कैसी पार्टीशन, इस पर इशू बन गया। माउंटबेटन प्लस कांग्रेस बिल्कुल पार्टीशन करेंगे, बट पंजाब एंड बंगाल की भी पार्टीशन होगी। यानी एक तो है ना ओवरऑल पार्टीशन ऑफ इंडिया कि ठीक है पाकिस्तान बनेगा, ये बात तय होगी मार्च 1947 में, लेकिन कैसा पाकिस्तान, जिसमें पूरा पंजाब और बंगाल होगा तो माउंटबेटन और कांग्रेस के नजदीक नहीं होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नजदीक होगा। समझ आ रही है? लेकिन एक बात तय हो गई है कि जनाब इंडिया तकसीम होगा, ये ज़हनी तौर पर सब तैयार होगी कि इंडिया तकसीम होगा। इसकी तकसीम से रिलेटेड फिर अप्रैल के महीने में, मई के महीने में डिस्कशंस होती रही, और फिर मई में माउंटबेटन अपना प्लान लेके ब्रिटेन गया। मई में माउंटबेटन अपना प्लान लेके यूके गया, वहां से अप्रूव करा के प्लान ले आया, और उस प्लान को फिर 3 जून को अनाउंस किया गया। सही है? तकरीबन इंडिया की आबादी उस वक्त 400 मिलियन, 40 करोड़ की आबादी थी। ये अब हम जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले हैं या हम पाकिस्तान वाले, हम कहते हैं ये प्लान बेसिकली कांग्रेस ने बनाया था जी, कि ये कांग्रेस का बना हुआ प्लान था, हमारे से ज्यादा सलाह नहीं ली गई। ये हम एक्यूज करते हैं, कांग्रेस वाले एक्यूज करते हैं कि जनाब ब्रिटिश ने उनको इत्मीद में नहीं लिया। हमें ना मुस्लिम लीग के पे नहीं वो ऑब्जेक्शन करते हो, कहते हैं ब्रिटिश ने हमें इत्मीद में नहीं लिया और जनाब ये प्लान दे दिया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है दोनों तरफ से। लेकिन जिस तरह से इस प्लान को समझा जाएगा तो उससे वाज़ह तौर पे एक बात तो नजर आती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कोई, यानी उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस प्लान पे। जो जिना प्लस माउंटबेटन की इनकी आपस की जो मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स की डिटेल्स मुख्तलिफ किताबों में लिखी हुई हैं, उसमें मुकम्मल डिसएग्रीमेंट चल रहा है। डिसएग्रीमेंट चल रहा है जिना और माउंटबेटन का मुकम्मल। सो एक बात तो तय है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इस प्लान पर एतमाद में नहीं लिया गया। फाइनल प्लान था एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये 3 जून प्लान है क्या, उसको अब देखते हैं। फिर यहां तक कहानी समझ आ रही है? चलो जी देखते हैं फिर।
3rd जून प्लान में पहली बात यह है, मतलब मैं की पॉइंट्स करके बता देता हूँ जी। सेम ईयर, यानी कि ओरिजिनल जो मैंडेट था ना जी, वो मैंडेट था कि 1948 में ओरिजिनल मैंडेट जो गवर्नर जनरल लेके आया था कि 1948 तक इंडिया की पार्टीशन करनी है। लेकिन अब ये डिसाइड हुआ कि सेम ईयर 1947 में ही इंडिया की पार्टीशन हमने कर देनी, यानी जून 1948 की जो पॉइंट वो खत्म हो गया। सही है जी, ओके। दूसरा पॉइंट था एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम किया जाएगा जी। एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम, रेफरेंडम में लोग डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को ज्वाइन करना है। ठीक है जी। बलोचिस्तान, उस वक्त ज़ाहिर यू के साथ ही लिखा जाता था। बलोचिस्तान में एक जिरगा बुलाया जाएगा बड़े बड़े ट्राइब्स का, लीडर्स का, और वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ शामिल होना। चौथा, सिंध। सिंध में सिंध की असेंबली में वोटिंग होगी और सिंध की असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। सिंध की असेंबली ने अगर जो मेजॉरिटी से डिसाइड कर दिया, सिंध असेंबली मेजॉरिटी में जिसने डिसाइड कर दिया कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना या इंडिया के साथ शामिल होना। सही जी। पांचवा, पंजाब एंड बंगाल। पंजाब एंड बंगाल में ये होगा कि पंजाब एंड बंगाल की असेंबली, इसमें दोनों में अलग अलग, पंजाब में अलग, बंगाल में अलग, मुस्लिम मेंबर्स, इनका सेपरेट सेशन होगा और नॉन मुस्लिम्स का सेपरेट सेशन होगा। मुस्लिम मेंबर्स का सेपरेट सेशन, नॉन मुस्लिम्स का सेपरेट सेशन। बंगाल में, पंजाब में अलग, बंगाल में अलग, यहां भी पंजाब में अलग, बंगाल में अलग। मुस्लिम सेशन में मुस्लिम जो मेंबर हैं वो कहेंगे हाँ जी पूछो जी, पाकिस्तान में शामिल होना है या इंडिया, और जो नॉन मुस्लिम है उसमें पूछा जाएगा। तो अगर फैसला डिफरेंट आया, यानी कि मुस्लिम मेंबर्स ने कहा पाकिस्तान और नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने कहा इंडिया, तो फिर छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, ये अगर ऐसा हुआ तो फिर वाइसराय will appoint a commission। वाइसराय फिर एक कमीशन अपॉइंट करेगा जो कि पंजाब एंड बंगाल की बाउंड्रीज सेट करेगा, न्यू बाउंड्रीज। सही है जी। क्लियर होता है जी। ये बेसिक पॉइंट्स थे। हाँ, एक रह गया आसाम का, उसमें भी ज़्यादा मुस्लिम तो मौजूद थे। आसाम में ये होगा जनाब कि इस आसाम के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं,
आसाम में, उनमें सिर्फ रेफरेंडम होगा। यानी पूरे असम में रेफरेंडम नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में रेफरेंडम होगा कि वो भाई इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को। सही है जी। तो ये प्लान सामने आया। सो जनाब, ओके ठीक है जी, कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया प्लान को, इस प्रोविजन के साथ एक्सेप्ट किया कि एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम हो रहा है, और रेफरेंडम में नीचे जो बाचा खान की पार्टी है, बाचा खान की पार्टी प्रो कांग्रेस है, और उसका बहुत ज्यादा नीचे एनडब्ल्यूएफपी के इलाकों में इन्फ्लुएंस है। तो हमारे चांसेस यहां पे हैं कि एनडब्ल्यूएफपी इंडिया के साथ मिल जाएगी। सिंध की असेंबली, सिंध की असेंबली में खास तौर पर जीएम सैयद, जो कि थोड़ा अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग के साथ थे लेकिन फिर डिफरेंस हो गया, जीएम सैयद का काफी इन्फ्लुएंस है सिंध की असेंबली के मेंबर्स पर, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और जीएम सैयद कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा, चांसेस बढ़ सकते हैं हमारे। पंजाब बंगाल, डेफिनेटली मुस्लिम मेंबर्स कहेंगे पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम मेंबर्स कहेंगे इंडिया, तो ये पार्टीशन होगी। तो जो वीक एरिया पंजाब है, वो ये बड़ा छोटा सा पाकिस्तान बनेगा, एक वीक पाकिस्तान बनेगा जो ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसके इश्यूज बन जाएंगे, फाइनेंशियल भी बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बन सकते हैं, सिविल वॉर्स भी हो सकती हैं। सो अपनी कैलकुलेशंस में कांग्रेस ने अप्रूवल इसका दे दिया। आगे जी बात ठीक है जी, लेकिन जाहिर है अब आपको बनानी पड़नी थी बाउंड्री कमीशन। अब इसमें एक पॉइंट ना अभी रोका हुआ हमने, वो पॉइंट इसमें थोड़ा सा देर से आया था, ओरिजिनल प्लान का वो हिस्सा नहीं है, 8वां पॉइंट वो थोड़ा सा लेट आया, उसको अभी डालते हैं। यानी एक बात तो क्लियर होगी कि अब वो होगा, बाउंड्री कमीशन सेट होंगी। याद रखने बाउंड्री कमीशन मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो वो ठीक है, उसको पढ़ लें, कोई इतना बड़ा यानी कि इशू नहीं है, पढ़ लें, लेकिन जरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियात करें। बाउंड्री कमीशन में जाने से पहले जुलाई 1947 में एक 8वां पॉइंट भी इनकॉर्पोरेट हुआ है 3 जून प्लान में, कि ये जो स्टेट्स हैं इंडिया में, राज्य महाराजों की जो रियासतें हैं, ये अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर 600 रियासतें हैं पूरे इंडिया में। भाई इनका क्या फ्यूचर होगा? सो इनका फ्यूचर ये होगा कि इधर ये पाकिस्तान के साथ इलाक कर लें या ये इंडिया के साथ कर लें, और इस इलाक का फैसला रूलर ऑफ द स्टेट करेगा। रूलर ऑफ द स्टेट जिस तरफ मर्जी अपनी स्टेट को ले जाए। सही है। नो इंडिपेंडेंट एंटिटी, आपकी कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होगी किसी भी राज्य महाराजे की, नवाब की, या पाकिस्तान को शामिल हो जाए या इंडिया को, बस दैट्स इट, मामला खत्म करें। यह पॉइंट साबित करता है कि ब्रिटिश खास तौर पे एज रूलर्स इन इंडिया वो चाहते थे हम ज्यादा नेगोशिएशंस में मत पड़े। सही है जी, हमें पढ़ना ही नहीं ज्यादा नेगोशिएशन, 500-600 स्टेट्स के साथ अगला नेगोशिएट करें कि हाँ भाई तुम्हारे क्या मसले, तुम्हारे क्या मसले, बस ठीक है, सीधा सीधा कह दो जी, रूलर्स डिसाइड करेंगे।
ये वो पॉइंट है जो आगे चल के यूएन में जाके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ, इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। जब कश्मीर का केस इंडिया लेके गया खुद कि जी ये देखें रूलर 3 जून प्लान में लिखा है रूलर डिसाइड करेगा, रूलर ने डिसाइड कर दिया पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलना है तो फिर पाकिस्तान को कहीं निकाले अपनी फौजें। तो यूएन के फोरम पर इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक पॉइंट है, लोगों को डिसाइड करना चाहिए या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को। बाकी सारे 3 जून प्लान में या पीपल डिसाइड कर रहे हैं या पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। कहीं भी ये तो नहीं है कि जी बस एक बंदे ने डिसाइड कर दिया। तो ये तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक पॉइंट है। ये यूएन के पे क्रिटिसिज्म हुआ पहला ही उसी दिन, इंडियंस को पता लग गया कि लो भी हम हार गए केस। और जो रेजोल्यूशन आई फिर यूएन पे कश्मीर की वो यही आई ना जी कि प्लेबिसाइड होगा, लोग डिसाइड करेंगे। खैर वो बात की बात है। लो जी, इस तनाजुर में अब बन गया फिर बाउंड्री कमीशन। अब ये बाउंड्री कमीशन जो है ओवरऑल, जिसको फिर आपकी तारीख में कहा जाता है रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ अवार्ड, सही है जी। अंडर दिस रेड क्लिफ अवार्ड 2 कमीशन बने, 2 कमीशंस। एक कमीशन पंजाब पे काम करेगा और एक कमीशन बंगाल पे काम करेगा, और दोनों कमीशन अपनी रिपोर्ट सर रेड क्लिफ को देंगे एज अ चेयरमैन इन दोनों कमीशंस का। ठीक है जी, दोनों कमीशंस का चेयरमैन सर रेड क्लिफ, ब्रिटिश लॉयर था बेसिकली, सही है जी। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था कोई, ब्रिटिश लॉयर था, बड़ा तगड़ा लॉयर था, बड़ा ऊंचा लेवल का लॉयर था। तो एक कमीशन बना पंजाब के लिए, सही। हमें जरूरत नहीं है कि हम आगे इनकी डिटेल्स पे बात करें कि जी कौन कौन क्या क्या था, लेकिन फिर भी चलो। बंगाल को देखें तो सीसी बिस्वास एंड बी के मुखर्जी, ये 2 मेंबर्स जो कि हिंदू मेंबर्स थे। मुसलमानों की तरफ से अबू सोलेह मोहम्मद इकराम और एस ए रहमान, ये मेंबर्स थे। यानी ये 2 इंडिया की तरफ से, ये 2 पाकिस्तान की तरफ से, सही है जी। ये पॉइंट हुआ। पंजाब की तरफ से जो पंजाब का बाउंड्री कमीशन था उसमें जनाब दीन मोहम्मद एंड मोहम्मद मुनीर, ये 2 आए पाकिस्तान की तरफ से। और जनाब इंडिया की तरफ से MC महाजन एंड तेजा सिंह, इंडिया की तरफ से। पहला टेक्निकल मिस्टेक जो इस तमाम में है, ये तमाम जो लोग हैं, रेड क्लिफ खुद बीइंग द चेयरमैन, चेयरमैन एक लॉयर है जिसने जिंदगी में कभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं चलाया, कोई यूके में कोई वजारत चलाई हो, कोई मिनिस्टर रहा हो, कोई डिपार्टमेंट चलाया हो, कुछ भी नहीं। एक लॉयर है, तगड़ा लॉयर है, बड़ा लॉयर है, लेकिन जिंदगी में कभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं चलाया। पंजाब प्लस बंगाल दोनों तरफ से जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं,
सारे। सही है जी। समझ आती है जी। इनमें तेजा सिंह थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन ये वकील भी रहा। तो ये तकरीबन सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं सारे। कोई पब्लिक ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं, किसी भी किस्म का। पहला ही टेक्निकल मिस्टेक जो इसमें, ऐसे हाई ऑफिशियल्स, ऐसे हाई जजेस, ये हर जगह पर फिजिकली जाके फिजिकली डिमार्केशंस नहीं की इन्होंने कोई भी। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स मंगवाई। उन रिपोर्ट्स की रोशनी में इन्होंने अपने बंद कमरों में बैठ के आपस की डिस्कशंस की, और उन डिस्कशंस पे इन्होंने फैसला किया। इन फैसलों की वजह से कि ठीक है कमीशन तो हो गया, बहुत सारे इश्यूज डेवलप हुए। जो बड़े इश्यूज डेवलप हुए हैं उनमें तो आप कहते हैं ना, पठानकोट का, फिरोजपुर का, एक्सेट्रा, ये इश्यूज डेवलप हुए। लेकिन कई पैटी इश्यूज भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, कई पैटी इश्यूज कैसे डेवलप हुए हैं? फॉर इंस्टेंस, ये एक विलेज है, इस विलेज के लोग थोड़े से फासले पर, ये इनके फार्म्स हैं, ये इनकी जमीनें हैं, यहां ये फार्मिंग करते हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं फार्मिंग के एरियाज के साथ ये विलेज है, बिल्कुल साथ। यानी इस विलेज की जमीनें इससे थोड़ी सी दूर है, ये विलेज साथ है, लेकिन इस विलेज की जमीनें फर्दर इस तरफ हैं। तो कई जगहों पे क्या हुआ कि विलेज पाकिस्तान में, जमीनें इंडिया में चली। फिर इसी तरह ये विलेज है, भाई शहर तो तकसीम हुए ही नहीं, कोई भी अर्बन सिटी तो डिवाइड नहीं हुआ ना, कि आधा लाहौर इंडिया का, आधा लाहौर पाकिस्तान का, आधा कसूर इंडिया का, आधा कसूर पाकिस्तान का, आधा पठानकोट इंडिया का, आधा पठान का। तो जो इफेक्ट हुआ है इससे सबसे ज्यादा, वो तो रूरल सेक्टर इफेक्ट हुआ है, ऑन द बोथ साइड्स। एक और इशू इसी तरह, ये विलेज है, ये साथ ही इसकी जमीनें हैं, ये इसके फार्म्स हैं। इन फार्म्स के लिए जो पानी आ रहा है वो इस रिवर से आ रहा है, और बाउंड्री लाइन ये बना दी गई। यानी इसको फिर पानी के मसले। सो फिजिकल डिमार्केशन हुई ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट से, प्रोविंसेस से रिपोर्ट्स मंगवाई गई, नक्शे सामने रखे गए, और डिमार्केशन फिजिकली नहीं हुई, ऑन मैप हुई। मैप्स पे डिमार्केशन होती। समझ आ रही जी? सो पीपल ऑन द एज ऑफ, कि जहां पे पार्टीशन होनी थी, पीपल वर अनसर्टन कि हम अगले दिन हमारा क्या फ्यूचर होगा, हम इंडिया में होंगे, हम पाकिस्तान में होंगे। समझ आ रही जी? इसीलिए फिर जो है वो मैसेकर्स और ये सारी चीजें जो हैं, वो तो एक सोशल फिनोमिना है, वो तो होनी होनी थी बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग। आपने जून में, 3 जून में डिसाइड कर लिया था कि पार्टीशन होगी, सही है जी। अगले 1-2 महीनों में आपने सारे रेफरेंडम और हर चीज आपने करवा ली, ठीक है जी। जुलाई 1947 में कमीशंस अनाउंस भी हो गए, कमीशंस बन गए। तो इन कमीशंस को जरा काम करने देते, ठीक है जी।
22 जुलाई 1947 को कमीशन बने और 14-15 अगस्त की दरमियानी शब को इंडिया पाकिस्तान अनाउंस हो गया। ऐसे वक्त में अनाउंस हो रहा है जब अभी कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई। रेड क्लिफ अवार्ड की रिपोर्ट 14-15 अगस्त के बाद जमा हो रही है। समझ आ रही जी? यानी जिस रात इंडिया पाकिस्तान अनाउंस हो रहा है कि हाँ भाई हम किस तरफ होंगे, सही है जी, तो ये 22 अगस्त को रिपोर्ट जमा हो रही है। तो 7 दिन बहुत है लोगों के लिए दंगा फसाद करने के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए। और फिर एक सीरीज चलनी शुरू होगी। तो ये बैड प्लानिंग का नतीजा है। अगर इन कमीशंस के मेंबर्स आपने पॉलिटिकल लीडरशिप ली होती जो कि ग्रास रूट लेवल तक वाइब्रेंट और एक्टिव होती, जो हर जगह पहुंच सकती थी, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन इन कमीशंस को एपॉलिटिकल रखने की कोशिश की गई कि कोई सियासी इन्फ्लुएंस ना आए जी इन पे। उस चक्कर में और ज्यादा बीमारी पैदा होगी। समझ आ रही जी? सो ये था जी आपका फ्रेमवर्क जिसमें आप एक अलहदा जो है वो मुल्क बन गए। ये मुल्क चलेंगे कैसे? अब जरा आखिरी बात जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये जो 2 कंट्रीज बनी, ये पहली बात तो ये है कि ये 14 और 15 अगस्त की रात को जब ये 2 मुल्क अनाउंस हुए, तो भाई पहली बात तो ये कि अगर हम इतने ही ब्रिटिश सपोर्टर होते हमारे, अगर ब्रिटिश हमारे इतने ही चहीते होते, तो हमारा गवर्नर जनरल ब्रिटिश होता पाकिस्तान का, और इंडिया का गवर्नर जनरल गांधी नेहरू उनमें से कोई होता, वो इंडियन होता, अगर हम इतने ही प्रो ब्रिटिश होते। समझ आ रही? ऑन द कंट्री हमारा गवर्नर जनरल मुस्लिम था और इंडिया का गवर्नर जनरल वही माउंटबेटन था, जो साबित करता है फिर कि ये जो पार्टीशन प्लान था ये फिर हमारी मर्जी का नहीं हुआ। इसमें ब्रिटिश और कांग्रेस ने अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा एक्सरसाइज किया। सही है जी? बल्कि माउंटबेटन ने तो ऑफर की थी कि मैं गवर्नर जनरल बन जाता हूं बोथ साइड्स का, ताकि मसाइल जो है वो ना हो, तो जिन्ना रिफ्यूज कि नहीं भाई अब नहीं ये करना हमने काम। सही है जी? टेक्निकल एस्पेक्ट में भाई ये मुल्क चलेंगे कैसे? अब ये याद रखें कि 14 और 15 अगस्त को ये सॉवरन स्टेट्स, इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स बन गई। इस पे डिबेट है कि बनी नहीं बनी, लेकिन बेसिकली ये 14 और 15 अगस्त को ये बेसिकली डोमिनियंस बनी हैं। डोमिनियंस जस्ट लाइक कनाडा, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे वर नॉट प्रॉपर रिपब्लिक्स। ये प्रॉपर रिपब्लिक्स नहीं बनी। 2021 में बारबाडोस, बारबाडोस ही, जरा इसको 2021 में देख लेना, ये 2021 तक बारबाडोस यूके के साथ जुड़ा था, यूके की डोमिनियन था, और अब आके ये आजाद हुआ, अब आके ये रिपब्लिक बना है। कनाडा का गवर्नर जनरल होता है जी, ऑस्ट्रेलिया में भी गवर्नर जनरल होता है जी, न्यूजीलैंड में भी गवर्नर जनरल होता है। ये तमाम डोमिनियंस हैं, ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स नहीं है। यूके की डोमिनियंस हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी में आजाद हैं, अपने बजट्स में आजाद हैं, अपने डिफेंस में आजाद हैं, हर चीज में आजाद हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक एसोसिएशन है, अलामती सिंबॉलिक एसोसिएशन। तो हम भी जो दोनों मुल्क बने हैं ना जी,
ये दोनों मुल्क भी डोमिनियंस हैं जो 1947 में बने। ये अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के, आइन बनाए अपना अपना, तब ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स हो जाएंगी। तो इंडिया ने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया तो वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हो गई। हमने 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हो गए। 1956 तक पाकिस्तान में गवर्नर जनरल चलता था, टाइटल। लेकिन जब तक आपका आइन नहीं आता, जब तक नहीं आता आइन, तब तक आप कैसे चलेंगे? तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट जो था कि तब तक दोनों कंट्रीज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक चलेंगे। सही है। ये जुलाई 1947 में यूके की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था जी, दोनों साइड्स के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको फिर क्या दिया जाता है? इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ पाकिस्तान। सेम जुलाई 1947 यूके की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल बात नहीं है। 1935 के एक्ट में ही जो है ना, दोनों एरियाज को देखते हुए स्लाइट एडजस्टमेंट्स के साथ इसी में एडजस्टमेंट्स की गई। सही। और यूं ये मुल्क जो है वो इनिशियली शुरू के दौर में जो है वो चले। सो इस सारी की सारी फ्रीडम मूवमेंट से ये साबित हो जाता है कि जनाब, ना तो हम कोई ब्रिटिश एजेंट थे, अगर होते तो हमें बड़ा पाकिस्तान मिलता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एफर्ट्स क्लियर हो जाती हैं, जिना की लीडरशिप क्लियर हो जाती है, कांग्रेस की मिस्टेक्स मौजूद हैं, ब्रिटिश की के हेस्टी डिसीजंस मौजूद हैं। ये ज्यादा और बेहतर इंप्रूव्ड वर्जन में भी ये पार्टीशन हो सकती थी, बट कांग्रेस भी जल्द, इसको भी जल्दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिसट्रस्ट था कि अभी ये माने हुए हैं, कल को फिर ना माने। और ब्रिटिश को तेजी थी, जल्दी थी। तो ये इंप्रूव्ड वर्जन इसका पॉसिबल था, जिससे हम वंस फॉर ऑल साउथ एशिया के प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकते। तो ये है जी आपकी जो है वो फ्रीडम मूवमेंट की कहानियां। लेकिन अगेन मैं पर्सनल, मेरी रिकमेंडेशन के 1940 से 47 तक अगर कोई सवाल आ जाए तो उसके बगैर आप निकाल सकते हैं पेपर, तो निकाल लें अगर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी मजबूरी है, फंस जाए, तो आई थिंक इन 3 लेक्चर्स के एनालिसिस जो हैं वो दीज आर सफिशिएंट, काफ़ी हैं कि आप अगर कहीं फंस जाएं तो इनको, इनकी रोशनी में आप देख सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वीक से पोस्ट पार्टीशन शुरू हो जाएगा, पोस्ट पार्टीशन खत्म करेंगे। उसके बाद जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था, एक डिटेल लेक्चर फॉरेन पॉलिसी का करवाऊंगा और 5 की टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं इशू के बड़े इशू हैं पाकिस्तान के, वो साथ ही नए स्टूडेंट्स भी कुछ आ जाएंगे, उनकी दोबारा फिर फ्रीडम मूवमेंट करवा दूंगा। तो दिस इज इट जी। किसी मेरे बहन भरा का कोई सवाल हो, कोई मसला हो, महबूब कदमों में ना आता हो।
जिरगा डिसाइड करेगा ना बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान प्रोविंस नहीं था। जिरगा हुआ था, और जिरगे में क्या डिसाइडेड हुआ? नवीद खान, आज बलूचिस्तान किसका हिस्सा है, इंडिया का या पाकिस्तान का? तो इसका क्या मतलब हुआ, जिरगा में क्या डिसाइड हुआ होगा? भाई वो आर्ग्यू, ये तो मैं कहता हूँ ना कंट्रोवर्शियल एरिया ना, कि कांग्रेस क्लेम करती है कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया, मुस्लिम लीग क्लेम करती है हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया, लेकिन बादियों नजर में जो प्लान देखा जाता है उससे कांग्रेस को और इंडिया को ज्यादा फेवर हुआ। मगर सर यहाँ ये बातें भी होती हैं कि जबरन अनेक्स किया गया था, बस वो लोगों को सुनाने के लिए। वो जबरन अनेक्स कल्लात की स्टेट को किया गया था, कल्लात की स्टेट ने डिसाइड नहीं करना था, वो स्टेट थी। स्टेट के अलावा भी तो, स्टेट तो साउथ में थी, जो बेला से शुरू होती ऊपर तक जाती, फिर बाकी जो है वो वड आ गया, खुशदार आ गया, पूरा यानी झलावान आ गया, सरावान आ गया, मकरान आ गया, वो सारी कल्लात तक, एल खानात ऑफ कल्लात वो थी, वो सारी साउथ और सेंट्रल एरिया में थी। उसके अलावा भी तो भाई बलूचिस्तान था ना जी। तो उस बलूचिस्तान की बात हो रही है, कल्लात की बात नहीं हो रही। कल्लात तो बाद में नेक्स्ट हुआ। उसके अलावा कोलू के चीफ थे, सिब्बी के चीफ थे, फिर आपके बोलान के चीफ थे, फिर क्वेटा कमिश्नरेट, क्वेटा में तो बकायदा एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी। फिर ऊपर के पख्तूनों के चीफ थे, ट्राइब्स थे। ये सारे तो कलात का हिस्सा नहीं थे ना भाई। ना ये झालावान है, ना ये सरावान है, ना ये मकरान है, ये तो उससे अलावा इलाके थे। हेड मानते थे, लेकिन वो हेड एज ए सिंबॉलिक एसोसिएशन थी, ये कलात के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का हिस्सा नहीं थे। प्रिंसली स्टेट में कौन डिसाइड करेगा, पीपल और रूलर? बहुत अच्छा सवाल। कोई इसका जवाब देना चाहेगा जी? मैंने लेक्चर में बता दिया था। सर कांग्रेस क्यों राजी हुई माउंटबेटन गवर्नर जनरल में? तभी तो हम देखते हैं ना कि बादी नजर में, तभी तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ, इंडिया को गेन ज्यादा मिले थर्ड जून प्लान। रूलर डिसाइड करेगा जी। हाँ जी, ये तो फैक्ट है। अब ये हमारा पर्सपेक्टिव है ना, हमने अपने पर्सपेक्टिव में जाहिर है साथ बात करनी है। एएनपी ही तो भाई वो है ना, बादशाह खान की औलाद की पार्टी है ना। बादशाह खान साहब का बेटा वली खान, वली खान के बाद असफंद यार वली, असफंद यार वली के बाद एमल वली, तो वो सेम लिनीज है ना जी। और बादशाह खान यानी कि वो एक यूनाइटेड इंडिया की ख्वाहिश रखते थे कि एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। उनका एक अपना सियासी जो है वो सोच थी। वो यानी गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं होनी चाहिए, इससे रीजन में बिगाड़ पैदा होंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनका ख्याल था। एक किताब है लम्स का, प्रोफेसर है अली उस्मान कासमी, कासमी साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छा
जो है वो रिसर्च स्कॉलर है। तो अली उस्मान कासमी की किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट मुस्लिम लीग। वो मुसलमान जो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, उनका मौकफ क्या है, वो बड़ी मजेदार किताब लिखी हुई है। अताउल्ला शाह बुखारी, बादशाह खान, GM सैयद और बहुत से, सबका उसने हवाले दिए कि ये इन लोगों का नुक्ता नजर क्या था। ये नहीं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ था मुसलमान हम कहें जनाब के वो गलत था। सेम सिलेबस है हमजा साहब, आप जरा सिलेबस पे नजर मार लेना, PMS की वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस देख लें और करंट अफेयर इसका FPSC पे जाएं, तो सेम सिलेबस है। फोकस भाई मैं नहीं कहता कि किस पे करें, यू नेवर नो कि वो कहाँ से सवाल पूछ लो। NWFP फिर कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बना, कैसे बना जी NWFP हिस्सा, मैंने बताया जी क्या हुआ NWFP में। खान ऑफ कल्लात नहीं, खान ऑफ कल्लात इंडिया के साथ नेक्स्ट नहीं होना चाहते थे। खान ऑफ कल्लात जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखना चाहते थे। NWFP में रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में लोगों ने पाकिस्तान के हक में ज्यादा वोट दिए। हाँ तो ये क्लैश तो नहीं करते ना, World War I और World War II का इंडियन पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट हुआ, तो हामिद खान ने ये तो नहीं लिखा ना कि World War II और World War I का इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो तो एक और वॉर का हवाला भी दे रहा है ना, तो कंट्राडिक्टरी तो नहीं है। सर आई मीन के कैसे सर, क्या जवाब दूं मैं इसको आपका, एक दो सेंटेंस में तो बात नहीं इस पे खत्म हो सकती, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि क्योंकि 1905 का जो रशिया की डिफीट है ऑन द पार्ट ऑफ जापानीज, तो जापानीज का जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है वो उसको बहुत ज्यादा तरवीज मिली इस विक्ट्री से, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आया इंडियन बिजनेसमैन पे, इंडियन इकोनॉमी पे, कि हमें जापान के साथ ट्रेड करनी चाहिए जो कि इनके ब्रिटिश के हक में नहीं थी, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो देने चाहिए इंडिया को, ताकि लोग जो है वो जापान के साथ जो है ज्यादा एसोसिएट ना हो, अपनी ट्रेड को, अपने लिंकेजेस को ना करें। खान ऑफ कलात रेफरेंडम बाद में क्यों नहीं रहे, अपनी मर्जी से बाद में पाकिस्तान के साथ अनेक्स किया या बाय फोर्स, बाय फोर्स हुआ जी, लेकिन बाय फोर्स की कहानी बड़ी लंबी है। बाय फोर्स भी पाकिस्तान ने इंटरवीन नहीं किया, पाकिस्तान वाज इनवाइटेड टू इंटरवीन, ये में रखें। यानी अगर आप हब से बलूचिस्तान की तरफ जाए ना, तो उथल, बेला, विंदर, खुजदार, इस सारी पट्टी के जो छोटे छोटे लीडर थे, जिनमें जाम थे, जिनमें बजिंजोस थे, जिनमें मेंगल्स थे, इस पट्टी के तमाम छोटे छोटे लीडर्स ने कल्लात के खान से अपनी लॉयल्टीज शिफ्ट की, और इन तमाम ने बावर कराया पाकिस्तान की रियासत को कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, आप फोर्स भेजें।
कुछ टीचर्स कहते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन आने तक पाकिस्तान 1935 के अकॉर्डिंग चलता रहा। डू यू एग्री? हाँ भी, मैंने क्या बताया जी, पाकिस्तान किसके अकॉर्डिंग चलता रहा 1956 तक? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पाकिस्तान का, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए जो सेम एक्ट है लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजेस, लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हमारा, उसके मुताबिक चलते रहे, जो 1935 से ही डिराइव्ड है। स्नूकर का मैच मेरा 11:30 बजे है, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ। किताबें मैं शुरू में बता देता हूँ जी, किताबें हर सो जो सेक्शन है उसकी अलग अलग किताबें मैं इनिशियली बता देता हूँ। हाँ, कोई आप रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं ना हजूर, तो आजकल जो आपकी यूनिवर्सिटीज से रिसर्च पेपर निकलते हैं आजकल, और जिस तरह वो छपते हैं, सारे ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। कादियान यूनिवर्सिटी वाले भी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी, मेरे भी छपते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इंक्लूडिंग मेरे, किसी की कोई इतनी औकात को नहीं है कि जिसको पढ़ के आप कहेंगे वाह क्या बात है। सब अपने अपने जो है वो कर रहे हैं, आर्टिकल्स बस पूरे कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरे भी छपे हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। दो मेरे जो है वो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन पे छपे हुए हैं, दो मेरे सोशल जो फिनोमेना है, सोशल इवल्स जो हैं लाहौर के, उन पे छपे हुए हैं। एक पांचवा मेरा छपने लगा है इडियोसिंक्रेसीज पे, जो इंडियन ये एशिया पैसिफिक ओशन की पॉलिसीज पर यूएस प्रेसिडेंट्स की इडियोसिंक्रेसीज हैं। तो सब मेरे नजदीक सब फजूल ही है। नहीं, जे स्टोर पे नहीं है, ये हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज में ही छपे हुए हैं, जे स्टोर वगैरह पे नहीं है। हाँ जी, अनडेमोक्रेटिक दे दिया बिकॉज वो चाहते नहीं थे कि वो सबके साथ डील्स करें और सबके साथ नेगोशिएट करें, तो एक पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाना था। ब्रिटिश की अपनी कंपल्शन थी कि बस जल्दी जल्दी निकलो, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट था ब्रिटिश पे, कि बस निकलो यार जल्दी जल्दी। जो बलोचिस्तान से लड़के हैं, एक दो ने भी सोर्स भी पूछा कि कलात पे क्या पढ़ी, तो ज्यादा मजे की चीजें नहीं मिलती हैं। मजे की चीजें मिलती हैं जब आप बेला से लेके खुशदार तक के घरानों के लड़कों के साथ बैठें, वो अपने परदादों की दादों की कहानियां आपको बताएं, और उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरीज हैं उनमें जो खतूत पड़े हुए हैं। मैं क्योंकि बजिंजो फैमिली से जो खुशदार की थी, उनके साथ काफी, उनके लड़कों के साथ करीबी ताल्लुक रहा, तो मैं एक दफा गया भी था। तो बजिंजो साहब की जो पर्सनल लाइब्रेरी वो उसी तरह पड़ी हुई मौजूद, उसमें से वो चीजें निकली कि जो वहीं पे मैं बैठा रहा पूरा दिन, क्योंकि ये सारे जो हैं ये उस वक्त जो है वो सोशलिस्ट थे ये सब। और ये खान ऑफ कलात के खिलाफ एक सियासी, यानी एक आम नहीं, एक सियासी बगावत कर चुके हुए थे, और इनके अपने स्टेक्स जो है ना वो बड़े हाई थे, कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो खान हमें नहीं छोड़ेगा कोई। तो इन सब ने फिर पाकिस्तान को सपोर्ट किया।
बेला से लेके खुजदार और ऊपर तक के जो छोटे 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 ट्राइब के लीडर्स थे, ये सारे, इन सब ने सपोर्ट किया। और इन सबको देखने इस पट्टी में सारे आज भी प्रो पाकिस्तानी ज्यादातर। हाँ, एक आप वो उसको शफीक मैंगल को छोड़ दें तो उसके अलावा तो सारे प्रो पाकिस्तानी इस साउथ की इस पट्टी से। ना कभी जाम्स खिलाफ गए, ना कभी बजिंजोस खिलाफ गए, ना कभी मेंगल्स में एक दो लोग खिलाफ गए, लेकिन ओवरऑल मेंगल्स भी कभी मुकम्मल तौर पर एंटी स्टेट नहीं गए। ऑपोजिट आवाज जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है ना, वो हकूक की आवाज को आप ऑपोजिट आवाज ना कहें। अगर कोई हकूक की बात कर रहा है तो उसको ऑपोजिट। ओ भाई, यार या तो आप बलोचिस्तान से नहीं है, या नवीद साहब आप जो है ना वो समझ नहीं रहे। तुर्बत, गवादर, मकरान, खरान, इनके ट्राइब्स की तो बात ही नहीं हो रही। जरा ज्योग्राफी को समझे ना। हब से लेके हब से लेके और कल्लात की जो आरसीडी रोड है उस पर आने वाले जितने ट्राइब्स हैं उनकी बात हो रही है भाई। ना इनमें कोई मकरान है, ना इनमें कोई गवादर है, ना इनमें कोई तुर्बत है, ना इनमें कोई खरान है। वो डिफरेंट एरिया ना भाई, समझें इस बात को। मस्तूंग से गवादर तक अगर आप जा रहे हैं तो आप इन एरिया से हट के जा रहे हैं ना यार। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, आप मस्तूंग से गवादर जा रहे हैं इसी रोड से, आरसीडी रोड से, और आगे फिर आप जो है वो कोस्टल लाइन से जा रहे हैं, तो ठीक है, डिफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वो हकूक की बुनियाद पर नहीं। जब आप उठा के प्रो एस्टैब्लिशमेंट वजीर आला लगा देंगे या प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस को इलेक्शन जितवाएंगे, तो लोगों में रिजेंटमेंट आएगी ना। आप लोगों के इलेक्शंस को ओपन रहने दें, तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव लोगों के आने दें ऊपर। बलोच जो सियासत है उसको लड़ने मरने दें, बलोचियों को आपस में अपनी सियासत में, और उसमें इन्फ्लुएंस ना करें। तो ये सेंटिमेंट्स जो हैं, जो हार जाते हैं, वो फिर अपना सारा गुस्सा जो है वो फिर रियासत पे लगा देते हैं। बलोच पॉलिटिक्स जो है वो, उसको समझने के लिए आपको मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुकम्मल डिसएसोसिएट हो के आप बलोच पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। और बलोच स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उस उसकी कम्प्लेक्सिटी को हमारी रियासत समझ ही नहीं सकी, कि हमने बलूचिस्तान में एक मिडिल क्लास डेवलप हुई, लेकिन उस मिडिल क्लास के लिए मौके कम थे, और जो मौके थे भी वो ज्यादा पख्तून उठा के ले गए बलूचिस्तान में। सो वो जो बलोच स्टूडेंटशिप थी उसको वो मौके नहीं मिले, और अगर मिले भी तो वो उनको मिले जो नसीराबाद के एरिया में मौजूद थे, जो कोयटा से ऊपर की पट्टी में कर्व मारते हुए पंजाब में जो थोड़े बहुत से बलोच, वरना ज्यादा तो ज्यादा पख्तूनों का इलाका था ये कोयटा से ऊपर वाला कर्व पे सारा। तो जिन बलोचियों को थोड़ा बहुत कुछ मिला भी, वो नसीराबाद के रीजन की, तो बाकियों को तो कुछ नहीं मिला। अगर आप वो परली तरफ चले जाए, तुर्बत की साइड पे, गवादर की साइड पे,
तो कुछ भी नहीं मिला। तो वो रियासत के फेलियर हैं। जब ये आवाजें उठी तो रियासत उनको सही तरह समझ नहीं पाई। भाई 75 साल की एस्टेट है, 75 साल की, 75 साल की एस्टेट, ई से कह रहा हूं मैं एस्टेट, 75 साल की एस्टेट जिन्होंने विद इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाई है, वो आप ऐसा तो ना समझे ना कि वो 5-10 साल में अपनी सब चीजें छोड़ देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ, जिनको कुछ मौके मिल गए, वो इसी नसीराबाद की पट्टी में से हैं, कुछ जिनको मौके मिल गए, वो रिंदों के एरिया से हो गए, वो डेरा मुराद जमाली से हो गए, जो कुछ हासिल कर गए। या आप ये कह सकते हैं कि ये वो लोग थे कि जो कराची और इस्लामाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ गए और फिर कुछ हासिल कर गए। और हाँ, नेटिव जो हैं उनको फिर भी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली, लेकिन आपको जो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स या सीएसपी भी मिलते हैं वो इसी पट्टी में से मिलते हैं। वली साहब, ये डॉक्यूमेंट अगर आपको भी मिला तो मुझे भी जरूर दिखाइएगा। मेरे इल्म में नहीं है कि 100 ईयर्स की लीज पर अफगानिस्तान से लिया बुलान का इलाका, आई डोंट नो। बलोच सियासत की कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा। आप एक तरफ के ग्रीवेंसेस खत्म करने जाएंगे तो वो दूसरी तरफ ग्रीवेंसेस और बढ़ जाएंगे। सो उसका बेस्ट इलाज यही था कि आप सरदारी निजाम को चलने देते और लोग ही सरदारी निजाम के खिलाफ रिवॉल्ट करते किसी न किसी एक दिन। एस्टैब्लिशमेंट ने, रियासत ने यह किया कि सरदारों को मारा, और सरदारों ने उसी आड़ में लोगों से सिंपथी और वोट जो गेन किया। और क्योंकि मौके कम थे तो कई जगहों पे लोगों ने फिर हथियार उठा लिए। तो एक बैड स्ट्रैटेजी रही। सरदारी निजाम चलते रहने देते और लोग, सरदारी बलोच लोग, वो सरदारी निजाम के खिलाफ किसी ना किसी दिन उठ जाते। रियासत इंटरवीन ना करती, रियासत ने सरदारों को मारा और जवाब में सरदारों ने लोगों को उभारा। हाँ जी, इस तरह ही ज्यादातर तो सीएसएस इसी तरह के हुए हैं ना लड़कों के। नहीं, सरदारी और नवाबी ब्रिटिश ने नहीं इंट्रोड्यूस कराया था, सरदारी निजाम तो हजारों साल का निजाम है यार। बलोच एरियाज में जो सरदारी निजाम है वो तो अंग्रेज के आने से भी पहले का निजाम है, बहुत पहले का निजाम, अंग्रेज का निजाम नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय बाय।